भाई इस चित्र के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको मलेरिया रोग के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि मलेरिया रोग होता क्या है और इसका जो इतिहास है वो क्या था। तो 1700 के आसपास लोगों ने ऐसा देखा कि जहां भी गंदा पानी इकट्ठा है वहां लोग जाने से बीमार हो जाते हैं। मतलब कि गंदी बदबूदार हवा अगर जहाँ पर भी है वहाँ पर लोग जाने से बीमार हो जाते हैं। तो 1717 के आसपास लैंसिस्की एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ सस्पेक्टेड रिलेशंस जो है खोजा दलदल, मलेरिया और मच्छर के बीच में। तो इनके दिमाग में कुछ आइडिया आया कि भाई जहाँ कुछ गंदा पानी इकट्ठा है, मच्छर है, वहाँ पर जाने से कुछ लोग बीमार क्यों हो जाते हैं। तो इसका मतलब तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन था, लेकिन वास्तव में क्या रिलेशन था वो ये नहीं खोज पाए। बट ये इतना निष्कर्ष इनके मन में चल रहा था शक के रूप में कि मच्छर, पानी और जो बीमारी है उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो आगे चल कर के एक वैज्ञानिक हुए लेब्रान, जो 1880 के आसपास जो है मलेरिया जिसकी वजह से होता है उसको पता कर पाए। और वो एक सदस्य होता है प्रोटोजोआ संघ का जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और जनरली ये प्लाज्मोडियम जो है वहीं पर पनपता है, सूक्ष्म जीव होता है जहाँ पर पानी जो है काफ़ी दिनों से इकट्ठा है और सड़ रहा है, या तो गंदा नाला है या फिर गटर है, उन्हीं सब में ये प्लाज्मोडियम जो है पनपता है। और फिर उसके बाद प्लाज्मोडियम तक की तो खोज लेब्रान ने की 1880 में, लेकिन रोनाल्ड रास जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1857 में उस मॉस्किटो को भी खोज लिया जिसकी वजह से ये जो प्लाज्मोडियम है वो आदमियों के खून तक पहुंचता है। अब प्रश्न यह है कि मच्छर हमारी ओर आकर्षित ही क्यों होते हैं। तो इसके निम्नलिखित 3 कारण होते हैं कि पहला तो यह है कि आप जो CO2 छोड़ते हैं नाक के द्वारा उसकी वजह से ये आपको भांप लेते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा कारण है कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, वार्म टेम्परेचर है, उस तापमान की वजह से ये आपको खोज लेते हैं मच्छर। तीसरा कारण है कि हमारे पसीने जो निकलते हैं शरीर से उसमें एक अट्रैक्टिव केमिकल्स होता है जो मच्छरों को अपनी ओर खींचता है, उसका नाम है एलोमोन। अब ये तो 3 कारण थे मच्छर जो मानव शरीर की ओर आकर्षित होते हैं। और जो मच्छर काटता है जिसकी वजह से ये प्लाज्मोडियम आदमियों के खून तक पहुंचते हैं, उस मच्छर का नाम है फीमेल एनोफ्लीज, यानी मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से गंदगी वाला जो प्लाज्मोडियम है वो आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अब प्रश्न ये भी है कि क्या सभी मच्छरों के काटने से मलेरिया हो जाएगा। तो जी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर मच्छर के काटने से हमें मलेरिया हो जाए। ये निर्भर करता है कि उस मच्छर में जो प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था होती है, यानी कि जो आदमी में मलेरिया पैदा कर देगी अवस्था, उस अवस्था को संक्रमित अवस्था कहते हैं। और ये संक्रमित अवस्था किसकी होती है? प्लाज्मोडियम की। और इसी संक्रमित अवस्था का नाम है प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट है या नहीं। अब जिस मच्छर में स्पोरोजोइट चला जाएगा, यानी मच्छर में जाएगा कैसे, तो मच्छर देखिए गंदे पानी पे बैठेगा, अपनी जो भोजन है उसकी नीड के लिए वहाँ से उड़ करके वो आदमियों की ओर आएगा और आदमियों के ब्लड को सक करेगा या चूसेगा काटने पर। अब उसी काटने के दौरान जो सलाइवा यानी लार होता है मच्छर का, उसी लार में चिपके होते हैं ये प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है वो गंदे पानी में थे और मलेरिया वाला जो मच्छर था फैलाने वाला फीमेल एनोफ्लीज वो पानी पर बैठा। पानी पे गंदे पानी पर बैठने पर ये प्लाज्मोडियम उसके जो पियर्सिंग पार्ट हैं, यानी कि जो काटने वाले पार्ट हैं, आदमियों को छेदने वाली जो इनकी नुकीली निडिल जैसी संरचना है जिसको पियर्सिंग पार्ट कहते हैं मच्छर के, उसके द्वारा जैसे ही आदमी का खून मच्छर चूसने के लिए उस पियर्सिंग पार्ट को हमारी नसों में प्रवेश कराया, उसी के द्वारा ये जो स्पोरोजोइट था प्लाज्मोडियम को वो हमारे खून में चला गया। अब ये स्पोरोजोइट मच्छर की लार की ग्रंथि के द्वारा जब खून में प्रवेश कर गया आदमी के, तो क्या होगा कि ये खून में जैसे ही प्रवेश किया उन्हीं रास्तों से होते हुए ये हमारे
लीवर कोशिका में सारे के सारे स्पोरोजॉइड जितना भी था संख्या में वो चला गया। संख्या में इतना था, कम था या ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ये लीवर की सेल्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम जब लीवर सेल्स को खाए, बर्स्ट किए, उसके बाद इन्होंने वहीं पास अपना अलैंगिक जनन किया, यानी कि एक प्रकार से संख्या में बढ़ोतरी होती है अपनी, उसी को बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के दौरान ही ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रवेश कर गए। वहाँ पर प्रवेश करने के बाद प्लाज्मोडियम ने हीमोग्लोबिन को खाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही हीमोग्लोबिन को ये खाए तो एक प्रकार की और अवस्था इनकी बन जाती है जिसको बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। अब ये ट्रोफोजॉइट जो है ह्यूमन की ब्लड सेल्स में पहुंच करके हीम और ग्लोबिन को आपस में अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद ये पूरी तरीके से सफलतापूर्वक लैंगिक जनन करने लगते हैं और एक अवस्था आती है जिसको बोलते हैं शफनर डॉट्स स्टेज। अब ये शफनर डॉट स्टेज जो है वो कमल के पंखुड़ी की जैसी संरचना होती है और इसी संरचना के बनने पर आदमी को 3 से 4 दिन के अंतराल पर बुखार आना स्टार्ट हो जाता है मलेरिया के केस में। ये सारा प्रक्रिया करने में प्लाज्मोडियम को मानव शरीर में 14 दिन लगते हैं और इसी 14 दिन के बाद जो प्लाज्मोडियम है वो अपना काम करना शुरू कर देता है, यानी कि एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है आदमी के शरीर में प्लाज्मोडियम की। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है प्लाज्मोडियम का? तो मानव शरीर में प्रवेश करना और लक्षण प्रदर्शित करने का जो काल होता है मलेरिया का, उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब अगर जो आरबीसीज फट गई हैं उनमें से जो मीरोजॉइट निकलेंगे वो दूसरे नए आरबीसीज को खाएंगे और हीम और ग्लोब्यूलिन में तोड़ेंगे। ये सब करने में 3-4 दिन का अंतराल लगता है, इसीलिए 3-4 दिन के अंतराल पर रोगी को बुखार आता रहेगा और रोगी तब तक नहीं ठीक होगा जब तक वो कोई एंटी मलेरियल ड्रग नहीं लेगा। उसे मलेरिया होता रहेगा, फिर चाहे वो 5 साल हो 10 साल हो, ये अपने आप ठीक नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इस चित्र में मैंने जितनी भी कोशिश की है, हालांकि अपने हिसाब से ठीक किया, अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो को बना सकूं और आपको अच्छे से और भी रोगों के बारे में समझा सकूं। किसी और रोग के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हालांकि ठीक है, मलेरिया को भी मैंने इतनी अच्छे से नहीं समझा पाया है, लेकिन कोशिश किया है कुछ समझाने का।